हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं एक चैप्टर का रिवीजन। हम लोग एक चैप्टर का रिवीजन डेली कर रहे हैं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 11, क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में जो आ सकते हैं, संभावित जो क्वेश्चंस हैं, वो हम सारे के सारे आज कवर करने वाले हैं। जैसे ही मैं आज का पूरा लेक्चर आपको देने वाला हूं, मतलब चैप्टर नंबर 11 का मैं जैसे आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं, उसी प्रकार से मैंने सारे चैप्टर्स का रिवीजन ऑलरेडी करवा रखा है। पीछे वाले जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन हर दिन में एक वीडियो मैंने आपको दिया है। 1 घंटे का वीडियो होता है और पूरे चैप्टर का रिवीजन मैं आपको 1 घंटे में करवाता हूं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पर एक लिंक मिलेगा, रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वो प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आपके सामने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, बहुत सारे वीडियोस खुल जाएंगे। जिस चैप्टर का आप रिवीजन करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलो एक बात मैं और कह देता हूं, अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो भैया लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। रात के 9-10 बजे वीडियो शूट करते हैं और आप लोग जब एप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है, और जिसकी बदौलत हम आपके सामने प्रतिदिन आते रहते हैं। तो भैया लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। मैंने सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 11 के जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहां पर लिख दिए हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर इसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम जो बहुत बार पूछे गए हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्रव्य तरंगे एवं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को आपके सामने क्लियर करता हुआ चलूंगा। टेंशन नहीं लेना है आपको, आप हमारे साथ बने रहिए। हर चैप्टर का मैंने रिवीजन करवाया है। 14 घंटे अगर आप खर्च करेंगे अपने तो आप पूरे चैप्टर्स का रिवीजन, मतलब पूरी फिजिक्स का रिवीजन केवल और केवल 14 घंटे में आप कर पाएंगे, वो भी डेरिवेशन और डिफिनेशन के सहित। भैया ऐसा कोई आपको नहीं देता जैसा मैं आपको दे रहा हूं। बस हाँ, छोटा चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए भाई सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, चलो आज मैं पहला टॉपिक लेता हूं। पहला अपना टॉपिक है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। पहले हम इसको जानते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। भाई देखो, हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिखे। प्रकाश, अभी मार्कर में अभी इंक डाली है, बढ़िया नहीं चल रहा है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब जरा समझते हैं आखिर ये बात है क्या, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जरा समझिएगा भाई। एक एक करके मैं सब कुछ समझाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से देखिएगा। मान लिया कोई धातु की सतह है, ठीक है, एक धातु की सतह है और इस धातु की सतह पर हम डालते हैं प्रकाश। ठीक है, प्रकाश ऐसा होना चाहिए, मतलब एक तीव्र प्रकाश होना चाहिए, तीव्र नहीं मतलब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, जिसके फोटॉन के पास में इन जो ऊर्जा है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। एक बात याद रखना, फोटॉन क्या है, प्रकाश क्या है, फोटॉन, मतलब प्रकाश फोटॉन के रूप में चलता है और प्रत्येक फोटॉन के पास में जो ऊर्जा होती है भाई, उस ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर में h न्यू। यहां पर ये न्यू है भैया, V ना कहना इसे आप। ठीक है, h न्यू या फिर आप HF भी लिखा देखेंगे, HF। यहां पर न्यू हो, यहां पर या F हो, ये क्या है, आवृत्ति होती है उस प्रकाश तरंग की आवृत्ति। न्यू
या फिर एफ, आप जिससे भी लिखे, आपकी बुक में जैसा भी लिखा हो, एनसीईआरटी में शायद एफ या फिर न्यू जो भी लिखा हो, मुझे नहीं याद है, ठीक है। तो हमने बहुत जगह एफ भी लिखा देखा है, बहुत जगह न्यू भी लिखा देखा है। आप जिसे भी फॉलो करें कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि भैया हमें इसमें मैं न्यू लिख दूंगा, एफ नहीं लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, कुछ नहीं गलत होने वाला है, आपको लिख देना है जहां न्यू क्या है, आवृत्ति है, ओके। एच क्या है भैया, प्लांक कांस्टेंट है, ये प्लांक का नियतांक है जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए 6.63 इंटू 10⁻34, ये आपको याद होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, ई बराबर में एच न्यू, ये क्या है, एनर्जी है किसकी, फोटान की। फोटान के पास में कितनी एनर्जी होती है, एच बराबर एच न्यू। न्यू क्या है, यहां पर आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति है। भैया आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ये तो कांस्टेंट है, आवृत्ति जितनी अधिक होगी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी फोटान के पास में, ठीक है। मतलब आवृत्ति के बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ जाती है, सिंपल बात है। आवृत्ति जितनी कम होगी ऊर्जा कम होगी उस फोटान के पास में। तो ऊर्जा जो है, फोटान की जो ऊर्जा है वो डिपेंड किस पर कर रही है, आवृत्ति पर, ठीक है। तो अगर आप कम ऊर्जा वाला फोटान इस धातु की सतह पर लाते हैं, जरा ध्यान से देखना, धातु की सतह पर अगर आप कम ऊर्जा का फोटान लाते हैं तो धातु की सतह में कुछ भी, कोई परिवर्तन, कोई घटना नहीं होने वाली। लेकिन अगर अधिक ऊर्जा वाला कोई फोटान लाते हो और इस धातु की सतह पर गिराते हो तो धातु की सतह से क्या होगा भाई मालूम है, यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा, टेंशन ना लेना, मैं कैसे उत्सर्जन होना शुरू होगा मैं भी अभी आता हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। मैंने ये बताया कि अगर आप उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। क्यों होने लगता है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है ना, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, अगर हम धातु की सतह से, यदि हम धातु की सतह पर एक उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालें, मतलब कितनी उच्च, एक आवृत्ति निश्चित होती है। अगर एक निश्चित आवृत्ति है, मान लिया कि यहां पर यार आवृत्ति को मैंने लाइन से व्यक्त किया, ये वाली आवृत्ति यहां पर है, ठीक है, ये वाली आवृत्ति यहां पे है। अगर आप इससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इससे अगर आप ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो ये वाली जो न्यूनतम आवृत्ति है, जरा समझो भाई, ये न्यूनतम आवृत्ति है। इस न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश डाला जाएगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। और एक बात याद रखना, इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं एक बार लिख लेना। लिखना नहीं चाहते अगर तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कहां से भैया, टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल कहां ढूंढोगे, टेलीग्राम में जाओ, सर्च करिए आर्या कोचिंग, आपको लोगो जो है यही वाला दिखेगा जो यूट्यूब पर आपको दिख रहा है। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगे, आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपके दिमाग में बैठ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लिखने का समय वैसे भी अब नहीं है, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो भैया, इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट है आर्या_सर। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने हमारा अकाउंट आएगा, फॉलो कर लेना, वहां पर बातचीत करते रहेंगे हम लोग। कोई टेंशन हो, कोई मतलब क्वेश्चन, ऐसे प्यार वाली अपनी टेंशन ना लेके आना भाई। अगर कोई क्वेश्चन फिजिक्स का या मैथ का आपको पूछना है तो भैया हमें पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप हमें फोटो भेज सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ओके, आइए इधर आइए, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोल देता हूं एक बार। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। एक बात याद रखना, धातु की सतह पर
ऐसा होता क्यों है, जरा समझिए यार, जरा समझो। आओ आओ मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, होता क्या है, जब कोई फोटॉन ना, फोटॉन के पास में जो भी ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के पास क्या है, फोटॉन है, और फोटॉन के पास में जो ऊर्जा होती है मैंने बताया एच न्यू होती है। कितना, एच न्यू। फोटॉन के पास में जो ऊर्जा है वो एच न्यू है। अब ये एच न्यू ऊर्जा वाला कोई फोटॉन जब किसी धातु की सतह पर गिरता है तो एक्चुअल में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। धातु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को ये पूरी की पूरी ऊर्जा मिल जाती है। मान लिया एच न्यू ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस फोटॉन की ऊर्जा को पाता है, फोटॉन का काम हो जाता है खत्म, ऊर्जा आ जाती है इस इलेक्ट्रॉन के पास। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊर्जा पाता है ये उत्तेजित हो जाता है और भागता है बाहर निकलने के लिए। जैसे ही यहां से ये बाहर निकलने के लिए भागता है तो भीतर से बाहर निकलते समय बीच में बहुत सारे धनायन मिलते हैं और उन तो धनायनों से टकराते हुए वो जब बाहर निकलता है तो यहां से यहां तक आने में, मतलब भीतर से ऊपरी सतह तक आने में कुछ ऊर्जा रास्ते में ही खत्म हो जाती है। और भैया जो ऊर्जा खत्म हो जाती है ना, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। और मैंने यहां पर भैया कार्यफलन का टॉपिक छोड़ दिया है, मैं आपको बताता चलूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना भाई, टेंशन लेना ही नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन, मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा। सुनो, वो अभी मैं परिभाषा बाद में बताऊंगा, बाद में बताता हूं यार, ऐसे अभी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरा तो क्या किया, फोटॉन ने अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दी। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को पा करके तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करता है। भीतर से बाहर निकलते समय ऊपरी सतह तक आने में कुछ ऊर्जा रास्ते में खत्म हो जाती है। जो ऊर्जा रास्ते में खत्म होती है उस ऊर्जा को हम भैया कार्यफलन कहते हैं। बता ही देते हैं हल्का सा, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। डब्ल्यू से कहीं कहीं व्यक्त किया जाता है, एनसीईआरटी में फाई से इसे व्यक्त किया गया है। आप फाई नॉट भी लिख सकते हो या फिर डब्ल्यू लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहां से यहां तक आने में वे हो गई ऊर्जा। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा बची है तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा इतनी नहीं थी कि ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहीं तक पहुंच पाया और पूरी ऊर्जा खत्म हो जाए, अगर सोचो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है अगर कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो इसके पास ऊर्जा कम होगी, और अगर ऊर्जा कम होगी तो निकलने की कोशिश करेगा, रास्ते में जाकर के कुछ ऊर्जा खत्म, वो बाहर निकल ही नहीं पाया। इसका मतलब है कि कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जब आप उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। मतलब ये आवृत्ति है, इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आप डालते हो, इधर वाला प्रकाश अगर आप डालते हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचेगा, यहां से यहां तक पहुंचेगा, या यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इससे आगे वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी आवृत्ति ही नहीं थी। आवृत्ति मतलब ऊर्जा, भैया आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा है। तो अगर निम्न आवृत्ति का प्रकाश है तो ऊर्जा उसके पास कम थी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाया। लेकिन अगर इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश जैसे ही आप डालना शुरू करोगे तो भैया इसके पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा होगी कि ये बाहर निकल सके। तो इसलिए कहा जाता है कि एक निम्न आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और इसी घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मैंने आपको बताया, कार्यफलन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं फिर बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की परिभाषा आपने खत्म कर ली होगी, मेरे ख्याल से आपने परिभाषा लिख ली होगी। यहां पर चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, परिभाषा आपने लिख ली कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, मैंने बता दिया है। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की कहानी खत्म। इसके बाद में नंबर 2 पर है भाई देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, देहली आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति क्या है, मैंने अभी बताया कि प्रकाश, अगर ये मैं आवृत्ति को इस लाइन से व्यक्त करता हूं
तो यहां पर एक आवृत्ति है, इस आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला अगर प्रकाश हम डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। अगर मैं इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालता हूं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, यह न्यूनतम आवृत्ति है। इससे अगर न्यून आवृत्ति कर दोगे, इससे अगर कम कर दोगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा ही नहीं। अगर आप इससे अधिक कर दोगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इसका मतलब है यह न्यूनतम आवृत्ति है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन करा सकती है। क्या समझे? ये वाली जो आवृत्ति, मैं लाइन से दिखा रहा हूं आवृत्ति को यार, मैं ये बता रहा हूं कि ये आवृत्ति वो है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकती है। ये सबसे कम वही आवृत्ति है। इससे अगर कम कर दोगे तो उत्सर्जन नहीं होगा, इससे ज्यादा कर दोगे तो यहां पर भी उत्सर्जन, इस वाली आवृत्ति पर भी धातु इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इस वाली पर भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इस वाली पर भी इलेक्ट्रॉनों का, इस वाली पर भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और इस वाली पर भी होगा, इससे कम पर नहीं होगा। इसका मतलब है यह न्यूनतम आवृत्ति है जहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू होता है। ठीक है ना? इसी आवृत्ति को, इसी निश्चित आवृत्ति को भैया देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति क्या है? प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, वही क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। भैया इससे कम आवृत्ति कर दी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा ही नहीं। तो प्रकाश की वह लिख सकते हो आप, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, और इस देहली आवृत्ति को काहे से व्यक्त करते हैं? अभी मैंने बताया था आवृत्ति को नॉर्मली या तो आप न्यू से व्यक्त करते हैं, न्यू, ओके, या तो आप एफ से व्यक्त करते हैं। भैया देहली आवृत्ति को या तो आप न्यू नॉट से व्यक्त करिए या आप एफ नॉट से व्यक्त करिए। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं आपको न्यू नॉट से व्यक्त करके दिखाने वाला हूं पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या है? मैंने आपको बताया प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, वह देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट या फिर एफ नॉट से व्यक्त किया जाता है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर। चलो, अगर ये बात क्लियर है भाई तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। कुछ नहीं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, पूछी जाती हैं भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं, फालतू में नहीं कुछ बता रहा। ठीक है, जरा दूसरी परिभाषा क्या है? तीसरा टॉपिक है हमारा देहली तरंग दैर्ध्य। सुनिए भाई, देहली तरंग दैर्ध्य उसी प्रकार की कहानी है, देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है भैया, एक बात याद रखना यार, जब आवृत्ति न्यूनतम होती है तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में ना व्युत्क्रमानुपात का रिलेशन होता है, समझ पा रहे हैं ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आवृत्ति अधिक है तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी, और अगर तरंग दैर्ध्य अधिक है तो आवृत्ति न्यूनतम होगी। बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब है, अगर आपने देहली आवृत्ति की परिभाषा लिखी है क्या? प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट या फिर एफ नॉट से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार यहां पर न्यूनतम आवृत्ति नहीं कहना है। जब तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हो तो लिखना प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य। क्या? अधिकतम तरंग दैर्ध्य। आगे वही कहानी है, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसे भैया लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। नॉर्मल किसी भी तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से व्यक्त किया जाता है और देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा नॉट से व्यक्त किया जाता है। तो इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। देहली आवृत्ति को भैया एफ नॉट या फिर न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। अच्छा, किसी भी फोटॉन के पास ऊर्जा क्या होती है? E बराबर एच न्यू, या फिर E बराबर एच न्यू का मतलब होता है C अपान लैम्डा। याद रखना, न्यू मतलब आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में जो रिलेशन होता है वो न्यू बराबर C अपान लैम्डा होता है। अगर न्यू नहीं आप कहते हैं, एफ कहते हैं, तो एफ बराबर C अपान लैम्डा। ये बातें याद रखना भैया। ठीक है, E बराबर एच सी अपान लैम्डा
या फिर E बराबर एच न्यू। ये होती है फोटान की ऊर्जा। आपको ये नहीं, मैं यहां पर परिभाषा बता रहा था, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य लिख लिया ना। देहली तरंग दैर्ध्य क्या है? प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ओके, इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। ये दोनों परिभाषाएं भैया, 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आगे वाले टॉपिक हैं थोड़े बड़े बड़े, आराम से इनको भी हम लोग कवर कर ही लेंगे, टेंशन नहीं लेना भैया। बहुत आसानी से मैं आपको हर चीज को समझाते हुए मैं चल रहा हूं, ठीक है। परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अब पढ़ लो। मैं पढ़ा रहा हूं, विस्तार से पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या कसर रख रहा हूं मैं, बस थोड़ी बातें, बस ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि अब वो ज्यादा डिटेल में जाने का समय नहीं है भैया। पढ़ते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। देखो, लाइक कर देना अगर भाई क्लास पसंद आ रही है, अगर आप सीख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका मतलब आप पाप कर रहे हो भैया, कर दो, क्योंकि आपको हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट करिए भाई, छोटा चैनल है लेकिन मैं आपके साथ हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जरूर एक बार सपोर्ट करिए भाई। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की बात करते हैं भाई। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। यार पढ़ाने में मैं कसर नहीं रख रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बताओ यार, ठीक है। लेकिन भाई सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। हाँ आओ, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कितने हैं? 5 हैं। पांचों आपको मैं अभी याद करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना। 5 हैं, पांचों मैं याद करा देता हूं, अभी के अभी याद कराऊंगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझिए, हर एक लाइन को समझना। मैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम होते हैं और सीरियल से आपको याद रखना है भाई। देखो, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है ना, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना तो अभी मैंने बताई ना कि ये क्या है, धातु की सतह है, इस पर हमने डाला फोटान, मतलब प्रकाश डाला, एच न्यू फोटान, इसके इस पर इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू होता है, यहां से इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू होता है, ठीक है। प्रकाश की मात्रा बढ़ा दो, कम प्रकाश डालोगे तो हम कहेंगे प्रकाश की तीव्रता कम है, ज्यादा प्रकाश डालोगे तो हम कहेंगे प्रकाश की तीव्रता अधिक है। कम प्रकाश डालोगे तो कम फोटान गिरेंगे धातु पर, ज्यादा प्रकाश डालोगे तो धातु की सतह पर ज्यादा फोटान गिरेंगे। कम प्रकाश डालोगे तो, मैं बोल रहा हूं यार, सुन लो, एक बार सुन लो, अगर कम प्रकाश डालोगे तो कम फोटान गिरेंगे, और कम फोटान गिरेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ज्यादा प्रकाश डालोगे, ज्यादा फोटान गिरेंगे, ज्यादा फोटान गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है ना, उत्सर्जन की दर मतलब हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उत्सर्जन की दर डिपेंड किस पर कर रही है? प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर। मतलब कहने का यह है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर होती है वह प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ाओगे तो उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो भाई मैंने क्या बोला? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो किस पर डिपेंड करती है? प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। मतलब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे, तीव्रता बढ़ाने का मतलब आप समझ लेना, तीव्रता बढ़ाने का मतलब है प्रकाश की मात्रा बढ़ा देना। अभी 10 फोटान गिर रहे थे, अब 20 फोटान गिरने लगे, मतलब तीव्रता बढ़ गई। अभी 50 फोटान गिरने लगे तो और तीव्रता बढ़ गई। अब 50 फोटान गिरेंगे तो 50 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी मिलेगी, 50 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है पहला नियम यही है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट अब सुनो, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना यार। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी गतिज ऊर्जा होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? जरा समझो,
आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया किसी फोटॉन के पास में एनर्जी थी, एग्जांपल ले लिया, जो ऊर्जा थी 10 जूल की थी। अब 10 जूल ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा। अब अगर 10 जूल ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा तो 10 जूल ऊर्जा यहां पर इसको मिली, मतलब ये फोटॉन यहां पर गिरा, इस इलेक्ट्रॉन को 10 जूल ऊर्जा मिली। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 10 जूल ऊर्जा खत्म करेगा, यहां से यहां तक मान लिया इसकी 4 जूल ऊर्जा खत्म हो गई बाहर निकलने में। अब जो बची है ऊर्जा वो कितनी, 6 जूल। 6 जूल ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में ये इलेक्ट्रॉनों को मिल जाएगी। 10 जूल थी, 4 जूल रास्ते में खत्म हो गई, जिससे हम कार्यफलन कहते हैं। और ये भी मैंने बताई नहीं भाई, अभी मैं बताता हूं, टेंशन ना लेना, अभी मैं बताता हूं। कार्यफलन, इसी को कार्यफलन कहेंगे, ठीक है। तो ये कार्यफलन हो जाएगा, और कार्यफलन के अतिरिक्त जो ऊर्जा बचेगी वो कहां जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास में चली जाए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बात क्लियर है ना। अब जरा समझो यार, जरा समझना। अगर मैं फोटॉनों की संख्या बढ़ा दूं, अभी 10 मान लिया 10 फोटॉन गिर रहे थे, 10 जूल ऊर्जा वाले, सारे 10 जूल ऊर्जा के फोटॉन थे, 10 गिर रहे थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे जिनके पास जो ऊर्जा होगी 6 जूल की होगी गतिज ऊर्जा। अच्छा, आपने 50 फोटॉन गिराना शुरू कर दिया, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी। भैया ज्यादा फोटॉन गिराने का मतलब है प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी। अगर आपने प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी, अभी 50 फोटॉन गिराना शुरू कर दिया, लेकिन ऊर्जा उनके पास 10 जूल ही है, सबके पास में 10-10 जूल ऊर्जा है, संख्या बढ़ा दी, केवल ऊर्जा नहीं बढ़ाई फोटॉनों के पास। तो जब हमने फोटॉनों की संख्या बढ़ाई तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाएगी, ये अभी हमने देखा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी? 6 जूल का इलेक्ट्रॉन था तो 12 जूल का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। फोटॉन की संख्या यहां पर बढ़ी है, ऊर्जा नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा वही रहेगी। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो फोटॉन के तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर क्या कर रहा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। अगर फोटॉनों की संख्या बढ़ाओगे, तीव्रता बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, फोटॉनों की संख्या बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो है वो तो तीव्रता पर निर्भर करती है। पहला मैंने बताया भी कि प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो दूसरा पॉइंट यही है आपका कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की तीव्रता आप चाहे जितनी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं बदलेगी। फोटॉनों की संख्या बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं बदलती है, आवृत्ति बढ़ाने पर, मतलब अगर आप ऊर्जा बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की भी ऊर्जा बदल जाएगी। समझ पा रहे ना। तो तीव्रता बढ़ाने पर ऊर्जा नहीं बदलती है। तो दूसरा नियम यही है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब जरा आप तीसरा पॉइंट देखिए, 5 नियम है, तीसरा पॉइंट। अब गतिज ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? तीसरे में यही बताया गया है कि गतिज ऊर्जा कब बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा कब बढ़ेगी भैया? इनकी गतिज ऊर्जा तब बढ़ेगी जब इनके पास ऊर्जा बढ़ेगी। और ऊर्जा कब बढ़ती है? मैंने बताया फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला यार HF है या फिर Hν है, ठीक है ना। ऊर्जा कब बढ़ेगी? जब आवृत्ति बढ़ेगी। अगर मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दूं तो ऊर्जा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दूं तो तीव्रता बढ़ जाएगी। आवृत्ति बढ़ने का मतलब ऊर्जा बढ़ गई, और ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की भी अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। तीसरा नियम यही है, जरा समझना। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है? जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तब वो बढ़ती है। तो तीसरा नियम क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। तीसरा नियम क्लियर, आप लिख लेना। चौथा नियम क्या है? चौथे नियम में
देहली आवृत्ति की कहानी बताई गई है। यदि धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाएगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। अभी मैंने कहानी सुनाई है कि एक निश्चित आवृत्ति है, उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश डालोगे तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा तो उस आवृत्ति को हम कहते क्या है, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसमें चौथे पॉइंट में क्या लिखना है, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इस निश्चित आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। यह चौथे पॉइंट में आपको लिखना है। पांचवा पॉइंट, पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है कि किसी धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं होती है। कहने का मतलब है जैसे ही प्रकाश गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रकाश गिरेगा फिर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर निकलेगा, 2-3 सेकंड लेगा, 2-3 दिन लेगा, 2-3 घंटे लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं लेता है। बहुत मतलब कोई समय पश्चता ही नहीं होती है। प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के गिरने, प्रकाश फोटॉनों के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं होती है। गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। सिंपल बात आपको ये लिखनी है। बात क्लियर है? पांचों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, दिमाग में बिठा लेना। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, मैं क्या बोल रहा था। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। नंबर 3, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ती है। नंबर 4, यदि किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इस निश्चित आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसके बाद नंबर 5 मैंने क्या बताया, यदि प्रकाश धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। और यह हुआ हमारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की पूरी कहानी, मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम 5। ठीक है, आपको ये याद होने चाहिए। इसके बाद में मैं आपको अब बताऊंगा सबसे पहले कार्यफलन, उसके बाद में ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको आराम से बहुत सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिए भैया, मैं अभी आपको बता चुका हूं यार कार्यफलन होता क्या, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं। अगर आप लिखना चाहते हैं या फिर 1-2 बार मैं बोलूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से आप पेपर देने जाएंगे ना, आपको रटा होगा सब कुछ भैया। ठीक है, मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं आपको, मैं आपको बताने जा रहा था कार्यफलन के बारे में। ठीक है, कार्यफलन भैया, कार्यफलन क्या होता है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में कार्यफलन क्या होता है जरा ये समझना। मैंने बोला कि अगर कोई धातु की सतह है, यहां से कोई फोटॉन आया और इस पर गिरा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन ने इसकी पूरी ऊर्जा ले ली और ये ऊर्जा क्या करेगा, फोटॉन इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ता है बाहर उत्सर्जित होने के लिए। लेकिन धातु के भीतर से धातु की ऊपरी सतह तक लाने में कुछ ऊर्जा खत्म हो जाती है। ठीक है, ये यहां से यहां तक जो ऊर्जा खत्म होती है उसी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। मतलब ये न्यूनतम ऊर्जा है, इससे कम अगर ऊर्जा होगी भाई, अगर इससे कम ऊर्जा हुई तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा ही नहीं। इससे अगर ज्यादा ऊर्जा होगी तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सकता है। यह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकती है। तो आप लिखेंगे क्या कार्यफलन में, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी, या फिर आप ऐसे लिखे यार, फोटॉन की ये ऊर्जा किसके पास, फोटॉन के पास पहले होती है और ये फोटॉन के पास यहां पर ट्रांसफर होती है ना इलेक्ट्रॉन को। तो किसी प्रकाश के फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने करने के लिए आवश्यक होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं, उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, प्रकाश की या प्रकाश फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, वह उस धातु का
कार्यफलन कहलाती है। और याद रखना, कार्यफलन हमेशा और हमेशा धातु और धातु के पृष्ठ पर निर्भर करता है। ठीक है, अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है। और किस कार्यफलन को व्यक्त करते हैं, या तो हम W वर्क फंक्शन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर फाई नॉट। ठीक है, आप दोनों लिखे देख सकते हैं आप। हम यहां पर आपको W से समझाएंगे। W क्या है, कार्यफलन है, ये वर्क फंक्शन। और कार्यफलन का सूत्र होता है एच न्यू नॉट। यहां पर एच न्यू क्या होती है, ऊर्जा होती है, और न्यू नॉट क्या है, आवृत्ति। एच न्यू नॉट जो है ये होता है कार्यफलन का सूत्र। यहां पर एच है प्लांक नियतांक और न्यू है देहली आवृत्ति। ओके, सो W बराबर एच न्यू नॉट, ये याद रखना भैया, याद रखने वाली चीज है, W बराबर एच न्यू नॉट। इसके बाद में अब हम अगले टॉपिक की ओर अपने आते, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है भैया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। जरा समझिए, पांचवा भाई, आइंस्टीन क्या मैं लिख रहा हूं यार, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ये क्या होता भाई, जरा आइए समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मान लिया कोई धातु है, यहां पर फोटान गिराए जाते हैं, एच न्यू उनके पास ऊर्जा होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को ये एच न्यू ऊर्जा मिलती है, और यहां से ऊपरी सतह तक आने में कुछ ऊर्जा खत्म होती है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, और जो ऊर्जा बचती है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होती है, आगे जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में निकलती है। गतिज ऊर्जा मतलब ई के हमने बोल दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। मैंने ये बोला है कि ये जो एच न्यू ऊर्जा है ना, एच न्यू ऊर्जा, ठीक है, ये कहां कहां व्यय होती है, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा कहां कहां व्यय होती है। पहले तो धातु के भीतर से धातु की ऊपरी सतह तक आने में, मतलब कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन के रूप में, प्लस और कहां व्यय होती है, जो बचती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में। मतलब अगर मैं कार्यफलन और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ लूं तो इसकी कुल ऊर्जा या फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। बात यही तो हुई भाई। अब जरा ध्यान से देखो यार, फोटॉन की ऊर्जा को हम लिखते हैं एच न्यू, बराबर में कार्यफलन को हम लिखते हैं W, प्लस गतिज ऊर्जा को लिखते हैं ई के। ठीक है, यहां से आप ई के अगर निकालेंगे तो ई के बराबर में क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस में W। ओके, अच्छा, ई के बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, सो ई के बराबर में भैया एच न्यू, W की जगह पर अभी मैंने बताया W बराबर में एच न्यू नॉट होता है, तो यहां पर एच न्यू नॉट लिख दिया। ओके, अच्छा, तो ई के बराबर और क्या लिख सकते हैं हम, H कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, या F माइनस एफ नॉट। आप न्यू नहीं लिखते हैं, F लिखते हैं, तो F माइनस एफ नॉट। ठीक है, ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, मतलब प्रकाश वैद्युत का, मतलब जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ई के की जगह पर आप दो चीजें लिखते हैं। ई के गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, अगर कोई द्रव्यमान m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से चल रहा है तो उसका द्रव्यमान होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पर ई के की जगह पर आप हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर, v मैक्सिमम क्या है, अधिकतम वेग है, और ये अधिकतम गतिज ऊर्जा ही होती है, टेंशन नहीं लेना, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है। तो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर में h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या और अथवा गतिज ऊर्जा को और हम एक पदों में लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर तो लिखते ही हैं भैया, ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, ई मैक्सिमम जिसे बोलते हैं, वो होती है ई वी नॉट, ई वी नॉट, ई वी नॉट। याद रखना भैया, ई वी नॉट है, ये ई वी नॉट है। ठीक है, सो ई वी नॉट हम यहां पर लिखें अगर, तो ये क्या बन जाएगा, ई वी नॉट बराबर में h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है,
ये भी आइंस्टीन का प्रकाश सदिश समीकरण है, ये भी आइंस्टीन का प्रकाश सदिश समीकरण है। और आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कैसे आप इसको डेराइव कर सकते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश सदिश समीकरण। अब समझने वाली बात ये यार, न्यू नॉट यहाँ पर वी नॉट क्या है, तो वी नॉट है अंतक वोल्टता, जिसे हम बोलते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव बोलिए या फिर अंतक वोल्टता कहिए। ये होता क्या है मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं यार। एक्चुअली वो क्या कहते हैं, अभी मैं समझाने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको परिभाषा सीधे बता देता हूं यार। क्या है जरा समझो। वह निगेटिव वोल्टेज, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। वह देखो, निरोधी विभव ऋणात्मक विभव होता है, और ऐसा ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए। ठीक है, कैसे हो जाता है फिर मुझे एक एक्सपेरिमेंट समझाना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। लेकिन अभी ऐसे मेरे ख्याल से वो अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए मैं आपको सीधे सीधे परिभाषा बता रहा हूं कि वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो विभव क्या कहलाएगा, निरोधी विभव या फिर अंतक वोल्टता कहलाएगा। तो वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव कहते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हैं, निरोधी विभव पूछा भी जाता है कभी कभी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। मैं बढ़ता हूं आगे की ओर और अपना अगला टॉपिक लेता हूं आज का, जो हमें है पढ़ाना। और पढ़ाना क्या है भाई, पढ़ाना क्या है, द्रव्य तरंगे एवं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अगला टॉपिक यही है और हम इनको समझेंगे। भैया डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने यार अपनी कल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद में ये जो कल्पना प्रस्तुत करके गए थे, बाद में ये साबित हुई, और साबित किसने किया, डेविसन और जर्मर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट द्वारा साबित किया, जो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो डेविसन और जर्मन प्रयोग तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ द्रव्य तरंगें पढ़ना है। डी ब्रोगली ने कहा था कि जैसे हमें पता है कि भैया फोटान जो है ना, प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है, एक तरंग है, और प्रकाश के पास फोटान है, फोटान क्या है, एक कण है। तो जब ये फोटान गतिमान अवस्था में होता है तो तरंग की तरह व्यवहार करता है। यही तो देखा गया, सिंपल बात है कि भाई फोटान एक कण है, और अगर ये चल रहा है, जब प्रकाश चलता है तो ये एक तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि हमें पता है प्रकाश एक तरंग है। तो अगर फोटान जो कण है वो गतिमान अवस्था में एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, तो इसी प्रकार कोई भी द्रव्य कण हो तो वह भी जब गतिमान अवस्था में होगा तो तरंग की भांति व्यवहार करेगा, और इन द्रव्य कणों से संबंधित तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहा जाता है। द्रव्य तरंगे क्या हैं, अगर आपसे कोई पूछे द्रव्य तरंगे क्या हैं, तो लिखेंगे जब कोई द्रव्य कण, किसी द्रव्य कण मतलब इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, यही सूक्ष्म कण, द्रव्य सूक्ष्म कण गतिमान अवस्था में होते हैं तो एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन द्रव्य कणों से संबंधित तरंग को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं। जब, मैं दोबारा बोलता हूं, जब द्रव्य कण गतिमान अवस्था में होते हैं तो एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन द्रव्य कणों से संबंधित तरंग को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं, और इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र आपको निकालना आ जाता है कि भैया डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र ज्ञात कीजिए, या सूत्र लिखिए। सूत्र लिख लेना, याद कर लेना, हम याद करके आपको दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र ज्ञात करके दिखाते हैं। भैया डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, ये हमारा चैप्टर आज का लास्ट है, टॉपिक मतलब लास्ट टॉपिक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इसका डेरिवेशन क्या होगा मैंने अभी बता दिया है, परिभाषा मैंने बता दी है। जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन गतिमान अवस्था में होते हैं तो ये एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन
कणों की तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं तथा इनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बात क्लियर है, परिभाषा क्लियर है। ओके, इनका फार्मूला अगर आपको डिराइव करना है तो सबसे पहले लिखेंगे फोटॉन। हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, मैं रेड पेन ले लेता हूं यार, चश्मा लगाता हूं यार, 1 मिनट, कैसा लग रहा हूं, ऐसे पढ़ाऊं, कैसे बताओगे यार, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू या फिर E बराबर hc अपॉन लैम्डा ये होती है। और हम जानते हैं आइंस्टीन के अनुसार या प्लांक के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार E बराबर में क्या होता है, mc स्क्वायर। अगर मैं समीकरण 1 ये मान लूं, समीकरण 2 ये मान लूं, दोनों E के फॉर्मूले मतलब ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या से hc अपॉन लैम्डा बराबर में क्या है, mc स्क्वायर। भैया एक c यहां से खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा h अपॉन लैम्डा बराबर में m इंटू सी। यार यहां से m आप निकालिए जरा, सो m बराबर में आएगा c बटे में कर दो h अपॉन सी लैम्डा। ये यार समीकरण आप 3 बना लीजिए, ठीक है। अब फोटॉन के संवेग की बात करते हैं भाई, फोटॉन का संवेग, फोटॉन का संवेग क्या, तो संवेग p बराबर में mv होता है। फोटॉन का वेग भैया v नहीं c से लिखा जाता है, फोटॉन मतलब प्रकाश, प्रकाश का वेग क्या c, सो p बराबर mc लिखा जाएगा, ठीक है। अब आइए आप जरा, p बराबर में m की जगह पर आप m का वैल्यू रखिए h अपॉन सी लैम्डा इंटू में c, c से एक c तो खत्म ही हो जाएगी भैया, खत्म हो गई। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है p बराबर में h अपान लैम्डा। यहां से अगर आप लैम्डा निकालोगे, लैम्डा बराबर में h अपान p। ये फार्मूला किसका है, लैम्डा का तरंग दैर्ध्य का। किसकी तरंग दैर्ध्य के, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, फोटॉन की या फिर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का फार्मूला है। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा यही फार्मूला किसी भी द्रव्य कण के लिए हो सकता है। अगर अच्छा ना लग रहा हो मिटा देता हूं, हटा देता हूं, चलो ऐसे लगा लेते हैं। यह फार्मूला किसी भी द्रव्य कण के लिए हो सकता है अगर कोई अन्य कण जिसका द्रव्यमान m हो, अन्य कण जिसका क्या द्रव्यमान कितना हो, m हो, तथा वेग v हो, तो उसकी p की जगह पर mv हो जाएगा। भैया p क्या है, संवेग ही तो होता है। ये p बराबर mc था, यहां पर प्रकाश का वेग v c लिया था, इसलिए फोटॉन का हुआ लैम्डा। लेकिन अगर मैं p की जगह पर mc ना लिख करके mv लिख दूं, यहां पर v कोई भी कण का हो सकता है, कोई भी दूसरा कण, मान लिया जिस स्पीड से जा रहा होगा मैं वो वेग ले लूंगा। तो यहां पर अगर मैं रख दूंगा तो यही फार्मूला डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए होगा। इसका मतलब है इसलिए लैम्डा बराबर h अपान p, यही है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। या फिर इसी को लैम्डा बराबर h अपान p की जगह पर आप mv लिख सकते हैं। यह है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। और मैंने आपको करके दिखा दिया है, डेराइव करके आपको दिखा दिया है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र आपको कैसे डेराइव करना है। मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आया होगा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती क्या है, द्रव्य तरंगे होती क्या है, मैंने आपको बता दिया है, विस्तार से बताया है। हर एक टॉपिक को मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, जितना हो सकता था इस छोटे से समय में मैंने करके दिखाया है आपको।
आपको इसी प्रकार हर चैप्टर का रिवीजन में 1 घंटे में पूरे एक चैप्टर का रिवीजन करवाता हूं आपके लिए। तो इसलिए आपके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। लास्ट समय में आप ये सारी की सारी क्लासेस देख करके जाइए भाई, जरूर पक्का फायदा मिलेगा। टेंशन नहीं लेना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया अभी कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी लाइक कर देना। भाई सपोर्ट करिए, भाई का छोटा चैनल है लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना भैया, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। इसके बाद में हम इस क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चलो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।